हाँ जी, तो इंग्लिश 501 का ये 5th लेसन है, 5th लेक्चर है हमारा। प्रीवियसली हमने इसमें डिस्कस किया था कि व्हाट इज लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन इसका लैंग्वेज का, और क्या डिस्कस किया था, कौन-कौन सी टर्म्स हैं जो कि किसी लैंग्वेज को बनाती हैं, और फिर लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, किस तरह से जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती गई, या फिर हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें और प्रीवियस लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ये सब हमने प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस किया है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर क्या किस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हम तक पहुंची है, या फिर इसमें प्रीवियसली कौन-कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कब और कैसे, ठीक है। लैंग्वेज इन जनरल इज द एबिलिटी inherent in us. Specific language such as English are systems that result from that ability. We can know that underlying ability only through studying the actual languages in the that is the expression. Thus, one of the best reasons for studying language is to find out about ourselves. किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब है कि हम खुद को जो है वो अक्वायर कर लेते हैं, अपने बारे में जानते हैं, ठीक है। A good approach to studying language is the historical one. To understand how things are, it is often helpful to know how they got to be that way. तो कहते हैं कि किसी भी चीज को तक अप्रोच करने के लिए, किसी को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये चीज किस तरह कैसे है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि वो जो है वो मौजूदा हालत में कैसे आई, इसके पीछे जो रीजंस हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, क्लियर है। The autobiographic joke of George Bernard Shaw is very relevant to share here. According to him, in English, fish might be spelled ghoti, GH is in enough, O as in woman, and T is an in nation. The only way to understand the anomalies of spelling is to study the history of language. Present day pronunciation and meaning of cupboard do not suggest a board of cups. So this is also something we need history to explain. अब वो यहाँ कह रहा है कि जिस तरह आजकल हम कबर्ड का मतलब क्या है, हम जिसे आजकल एक सेफ का तौर पर यूज, सेफ को एज अ कबर्ड कह रहे हैं, तो कबर्ड का मतलब वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ कप्स, तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ें। Why and how to trace the history of English language, कि क्यों ट्रेस करना चाहते हैं, कि क्यों पढ़ना चाहते हैं। Why and how linguists have attempted to trace and document the history of English language. To what extent is modern day English the same language as that introduced in the British Isles 1.5 million ago. कि इस अगर मिलियंस ईयर्स पीछे जाएं या सेंचुरीज के पीछे जाएं तो मॉडर्न इंग्लिश में और उस इंग्लिश में क्या फर्क है। Some of the vocabulary is no longer regularly used in contemporary English. कुछ vocabulary ऐसी है जो आजकल की इंग्लिश में, तब की इंग्लिश में जो थी, अब की इंग्लिश में वो बोली नहीं जा रही। There is indeed a fair amount of continuity between old and modern English. फिर भी क्या है कि इनमें काफी ज्यादा कॉन्टिन्यूटी है जो ओल्ड इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में। albeit the surface features such as spelling conventions have changed quite considerably. वो कहता है कि चाहे although, albeit का मतलब होता है although, अगर चाहे इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं इसके सरफेस में या फीचर्स में, लेकिन फिर भी स्पेलिंग कन्वेंशन वही है, वही स्टाइल है, इसलिए काफी हद तक कॉन्टिन्यूटी है ओल्ड इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में, यानी कि इनका जो कनेक्शन है वो अभी तक कायम है। Are periods in the history of English language fixed? क्या English language में जो periods आते रहे हैं वो fixed हैं? In this topic, the following point is discussed. To what extent is modern day English the same language as that introduced to the British Isles 1.5 million ago? What is the language was spoken in Europe? It was known as pre-old English. अब वो कुछ क्वेश्चन है जिनके हम आगे नेक्स्ट जवाब देंगे कि क्या जो मॉडर्न इंग्लिश अब बोली जा रही है वही इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिश में सेंचुरीज पहले, क्या वही इंग्लिश थी या फिर उसमें क्या चेंजिंग आई है, किस तरह से वो डे टू डे डेवलप हुई है। व्हेन द लैंग्वेज वाज स्पोकन इन यूरोप इट वाज नोन एज प्री ओल्ड इंग्लिश, कि जब यूरोप में ये इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लिश तो इसका नाम था प्री ओल्ड इंग्लिश। की इवेंट्स हैं इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, अगर ये आपको याद रहें तो
1449 में एंजल्स, सैक्सन, जूट्स एंड फ्रिशियंस बिगेन टू ऑक्युपाई ग्रेट ब्रिटेन। बरतानिया जो एक अलग से सल्तनत थी, और बरतानिया में ये जो डिफरेंट कबीले जिन्हें कह लें ये थे एंगल्स, सैक्सन, जूट्स, जो कि एक सल्तनत में नहीं, अलग से कबीलों के तौर में या ग्रुप्स के तौर में कह लें कि रह रहे थे। अब 1449 में क्या हुआ कि ये जो कबीले हैं ये उठ के आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ब्रिटेन में आना शुरू कर दिया। बरतानिया में ये लोग आने स्टार्ट हो गए। 1597 में क्या हुआ कि सेंट अगस्टन ऑफ कैंटरबरी अराइव्ड इन इंग्लैंड टू बिगिन द कन्वर्जन। अब सेंट अगस्टन आया जो कि एक इंग्लिश मैन था, उसकी आमद हुई। पहले ये एंजल्स और एंगल्स, सैक्सन और जूट्स ये सब जो है ये प्री ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। इनकी इंग्लिश डिफरेंट थी ब्रिटिश इंग्लिश से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद सेंट एगिस्टन ऑफ कैंटरबरी वहां इंग्लैंड में पहुंचा, उसके बाद 1730 the venerable Bede produced his ecclesiastical history of the English people, recording the early history of the English people. उसके बाद सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कब हुई, जब 730 में वनरेबल बीड ने एक बुक लिखी, या फिर इंग्लिश लोगों के बारे में, इंग्लिश लोगों की एक हिस्ट्री है, उसको रिकॉर्ड किया कि किस किस तरह से इंग्लिश लोग जो है वो अब तक अपनी लैंग्वेज को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, या फिर इसका क्या प्रोसेस है। 1787 the Scandinavian began the raids in the 1865 they occupied नॉर्थईस्ट ब्रिटेन एंड बिगेन अ कैंपेन टू कंकर ऑल ऑफ इंग्लैंड। अब हुआ ये था कि 787 में जो एक ग्रुप था उसने स्टार्ट किया था इंग्लैंड की तरफ आना, और उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे के पूरे इंग्लैंड को जो है हम ऑक्युपाई कर लेंगे, इंग्लैंड पे हम कब्जा कर लेंगे। नेक्स्ट है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ इसमें से। 1991 में द इंग्लिश वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ माल्डन। माल्डन में एक जंग हुई थी जिसमें जब इनका ये नजरिया था ना कि हम टोटल इंग्लैंड पे जो काबिज हो जाएंगे, तो ये सेक्शंस और जूट्स ने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी, जिनमें से बहुत ज्यादा में डिफीट भी हुई थी। सो 1991 में भी इंग्लिश मैन जो है उन्हें डिफीट हुई। 1000 the manuscript of the old English epic Beowulf was written about this time। ये 1000 की बात है कि जब एक एपिक लिखी गई थी। अभी भी ये इंग्लिश की सबसे लॉन्ग पोएम है और सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है। बियोल्फ लिखी गई थी, मोर देन 1700 लाइन्स की है। इसको एक मैनस्क्रिप्ट में लिखा गया था। इंग्लिश में जैसे जैसे डेवलप होती गई तो जो ओल्ड इंग्लिश है वो तकरीबन खत्म होती गई थी, लेकिन बियोल्फ आज भी उन्हीं वर्ड्स में है और उसी इंग्लिश में है, ओल्ड इंग्लिश में जिसे कहा जाता है। 10th-16th century became king of England, establishing a Danish dynasty in Britain। अब क्या हुआ था कि इंग्लिश मैन जो है वो एज अ किंग सिलेक्ट हो गया था ब्रिटेन में। ये कब हुआ? 1016 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन थोड़ा अरसा जो है वो इंग्लिश को मजीद डेवलप करते गए। कौन लोग? एंग्लो सैक्सन्स और किंग्स वगैरह जो वहाँ पे इंग्लैंड पे इस मकसद से आए थे कि यहाँ पे बरतानिया में टोटल जो है वो इंग्लिश का राज होगा, मतलब इंग्लिश ही बोली जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 1066 में द नॉर्मन्स कंकर्ड इंग्लैंड, replacing the native English nobility with Anglo-Normans and introducing Norman French। अब 1066 में नॉर्मन कंकर्ड हुई थी। नॉर्मन जो था उसने आकर इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया था और उसने रिप्लेस कर दिया था वहां के जो नेटिव इंग्लिश थे, वहां के जो रहने वाले थे उन्हें, और इंट्रोड्यूस कौन सी लैंग्वेज करवाई थी? नॉर्मन फ्रेंच। 1204 King John lost Normandy to the French, beginning the loosening of ties between English and continent। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? 1204 में क्या हुआ था कि जॉन किंग लॉस्ट नॉर्मंडी टू फ्रेंच, बिगिनिंग द लूजनिंग ऑफ टाइज बिटवीन इंग्लैंड एंड द कॉन्टिनेंट। अब इस तरह से हुआ था कि फ्रेंच और जो ब्रिटेन है या फिर इंग्लैंड है उनके दरमियान काफी ज्यादा जंगें होती रही, जिन्हें हम कहते हैं कि झड़पें होना। काफी ज्यादा अरसा यही काम रहा था। कभी इंग्लिश पीपल को डिफीट हो जाती थी और कभी फ्रेंच पीपल को डिफीट हो जाती थी। जब नॉर्मन पीपल आए हैं 1066 में, तो उन्होंने क्या किया था? जो नेटिव इंग्लिश थी उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिटन फॉर्म्स थी, उनको जला दिया था और नेटिव इंग्लिश में पीपल जो है उन्हें वहां से निकाल दिया था।
सो उस वक्त इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ किस लैंग्वेज का राज था? नॉर्मन फ्रेंच का। 1258 King Henry III issued the first English language royal proclamation since the conquest। जब से conquest हुई थी उसके बाद से इंग्लिश का जो वो कहते हैं रूज बिल्कुल खत्म हो गया था। सो दोबारा उसका रूज कब आया? 1258 में, जब किंग हेनरी थर्ड ने एक प्रोक्लेमेशन दी थी या फिर एक इंग्लिश को एज अ लॉ लैंग्वेज, जो वो ना इंग्लिश को रॉयल लैंग्वेज के तौर पे उसने कहा था कि इंग्लिश एक रॉयल लैंग्वेज है, या फिर उसकी कोई प्रोक्लेमेशन थी जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो दोबारा, इंग्लिश पीपल जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गए थे। 1337 the 100 Years War began and lasted until 1453 promoting English nationalism। अब ये 100 Years War रही थी 1337 से 1453 तक। 100 Years War सिर्फ इसलिए रही थी कि इंग्लिश को जो है वो प्रमोट करना चाहते थे, इंग्लिश नेशनलिज्म को प्रमोट किया उन्होंने 100 years में। और इसमें ऐसा नहीं था कि मुसलसल जंग रही थी, लेकिन ऐसा था कि जैसे ही हालात ठीक होते थे तो मजीद कोई ना कोई जंग जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। 1362 में द स्टैचू ऑफ प्लेजिंग्स वाज इन टेस्ट रिक्वायरिंग ऑल कोर्ट प्रोसीडिंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। अब नॉर्मन्स के बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश तकरीबन खत्म हो गई थी जब 1066 में नॉर्मन आए थे उसके बाद। और उसके बाद किंग हेनरी III जो है उसने एक प्रोक्लेमेशन दी थी इंग्लिश में, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो दोबारा से जिंदा हुई थी। अब 1343 में 50 द ब्लैक डेथ किल्ड द एस्टिमेटेड 1/3 ऑफ इंग्लैंड पॉपुलेशन। नौजबिल्ला, जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस की वजह से पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, 1348 में इसी तरह ब्लैक डेथ आई थी जिसकी वजह से 1/3 ऑफ इंग्लैंड की पॉपुलेशन का खत्म हो गया था। ब्लैक डेथ का एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से ये कह लें कि हाफ से भी ज्यादा इंग्लैंड जो है उसकी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इंग्लिश जो है वो खत्म, जाहिर है इंग्लिश मैन खत्म हो गए थे तो इंग्लिश भी तकरीबन खत्म हो गई थी। The peasants revolt at the first rebellion of working class people. Geoffrey Chaucer died, having produced a highly influential body of English poetry. Geoffrey Chaucer को इंग्लिश का बाप कहा जाता है, इंग्लिश पोइट्री का। Geoffrey Chaucer ने 1400 में, जब 1400 तो Geoffrey Chaucer में आया था, यहाँ इसका डेथ लिखी हुई है, लेकिन ये है कि 1400 में ही इसकी डेथ हो गई थी। अब इसने इंग्लिश को काफी ज्यादा रिवाइव किया था थ्रू हिज पोइट्री। अपनी पोइट्री के जरिए इसने जो है इंग्लिश अपर लेवल को और इंग्लिश की जो लीनियर पीपल थे उन सबको डिस्कस किया था, और इस तरह से डिस्कस किया था कि मतलब ना तो उस पर कोई क्लियर क्लेम हो सकता था कि उसने इस सोसाइटी को किस तरह से बयान किया है बुरे तरीके से, क्योंकि उसने सेटिराइज किया था सारी की सारी जो सोसाइटी थी उसको तंजिया तरीके से लिखा था। टोटल तंज था जिसपे इंग्लिश जो है सल्तनत पे उसके जो कहते हैं तब वो पादरी वगैरह का सिस्टम था उन सब पे तंज था। तो जो काफी ज्यादा मशहूर हुई थी जोफ्री चौसर की, हमारे पास कौन सी है, शायद आपने किसी ने पढ़ी हो, जोफ्री चौसर को पढ़ा है किसी ने, की पोएम है जिसमें इसने काफी ज्यादा, जिसमें इसने तकरीबन कह लें कि सोसाइटी के हर रोल को डिस्कस किया है कैंटरबरी टेल्स में। 1430 the Chancery Office, where legal records were deposited, began record keeping in a farm of East Midland, England, which became the written standard of English। अब 1430 में दोबारा से इंग्लिश रिवाइव हुई किस तरह से कि द चैंसरी ऑफिस, जहाँ के लीगल रिवार्ड होते थे, वहां पे रिकॉर्ड होना शुरू हो गई इंग्लिश दोबारा से। 1476 में क्या हुआ कि विलियम कैक्सटन ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड। अब विलियम कैक्सटन 1476 में जो है वो ये इनकलाब लाया था इंग्लैंड में कि प्रिंटिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। उससे पहले जो था वो सिर्फ राइटिंग ही था, मतलब हैंड राइटिंग था, हैंड राइटिंग का सिस्टम था, प्रिंटिंग का सिस्टम नहीं था। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। 1476 में विलियम कैक्सटन ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्रिंटिंग तब आई थी। 1497 जॉन कैबर्ट सेल्ड टू नोवा स्कोटिया।
अच्छा, फोर शेडोइंग इंग्लिश में टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अब जो है इस तरह से फिर डे टू डे जो है इंग्लिश में डेवलप होते गए। जब वहाँ प्रिंटिंग आई तो वहाँ फिर मजीद बुक्स लिखना स्टार्ट हो गए लोग। जोफ्री चौसर के दौर में जो था वो प्रिंटिंग नहीं थी, सो उसकी बुक्स जो है वो इसी तरह इसी हालत में थी, मतलब उसने खुद से लिखी हुई थी। लेकिन जब प्रिंटिंग सिस्टम आया तो सबसे पहले जोफ्री चौसर के काफी ज्यादा उसका जो मटेरियल है उसको प्रिंट किया गया था। अब की इवेंट्स इन दी अर्ली मॉडर्न पीरियड, अब यहाँ तक का प्री ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न पीरियड तक का मॉडर्न पीरियड तक की डेट्स बताई गई थी। अब ये अर्ली मॉडर्न पीरियड है, स्टार्ट होता है यहाँ से 1549 द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वाज अडॉप्टेड एंड बिकेम द इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेरी स्टाइल। अब एक बुक लिखी गई थी 1549 में जिसने इन्फ्लुएंस किया था इंग्लिश लिटरेरी स्टाइल को, क्योंकि जब तक एंग्लो सैक्सन जूट्स और सैक्सन्स और ये सब थे तो इंग्लिश जो है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी। सबका लहजा, सबका बोलने का अंदाज जो था वो डिफरेंट था। और उसके बाद वो आए थे ब्रिटानिया में, तो वहां से उनमें क्या था, मिक्स थी, ब्रिटिश भी जो थी वो उसके अंदर मिक्स थी। लेकिन ये बुक लिखने के बाद जो है प्री मॉडर्न अर्ली मॉडर्न एज में लिखी गई थी जो बुक, इसमें ऐसा हुआ था कि इंग्लिश लिटरेरी पे बात हुई थी कि इंग्लिश का अपना स्टाइल क्या है, अपनी ग्रामर वगैरह क्या है, तब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 1558 at the age of 25 Elizabeth I became Queen of England। ये एलिजाबेथ वन जो है तब इंग्लैंड की क्वीन बनी थी। मतलब ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड में पहली बार कोई इंग्लिश जो पीपल हैं वो, यानी कि सिस्टम जो था वो रॉयल फैमिली का इंग्लैंड में इंग्लिश लोग थे। 1590 to 1611 विलियम शेक्सपियर wrote the bulk of his plays। अब फिर क्या हुआ कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट होती गई कि विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे तकरीबन 39 प्लेज उसने लिखे टोटल इंग्लिश में। और उनके प्ले ऐसे थे कि वो ओवर ऑल वर्ल्ड में पढ़े गए, यानी कि ब्रिटिश है, इंग्लैंड है या फ्रेंच है, किसी भी तरह से। और फिर बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ये जो है वो ट्रांसलेट किए गए, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुई बाकी कम्युनिटीज में या बाकी कंट्रीज में। 1600 the East India Company, the British Raj in India, report Carde published first English dictionary। अब देखें कि जब इंग्लैंड में इंग्लिश जो है वो डेवलप हो गई तो फिर किस तरह से जो उनकी बुक्स हैं, जो वहाँ के इंग्लिश पोइट्स या इंग्लिश राइटर्स या इंग्लिश नॉवलिस्ट लिख रहे थे, वो किस तरह से बाकी जो वर्ड है उसमें वो दिन ब दिन पब्लिश हो रहे थे और ट्रांसलेट किए जा रहे थे। इस तरह इंग्लिश जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही थी बाकी लोगों तक इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ डेट्स फिर आप नेक्स्ट पढ़ ले। 1688 द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। 1688 में फिर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। फ्रेंच पीपल जो थे वो भी इस बात पे वजीद थे कि मतलब वो चाहते थे कि तो ओवरऑल जो ओवरकम करे वो फ्रेंच लैंग्वेज करे। और इंग्लिश जो थे वो मुसलसल इस बात पे थे कि इस बात पे काबिज थे कि इंग्लिश जो है वो मेन लैंग्वेज बने या फिर लीगल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो। 1719 Daniel Defoe published Robinson Crusoe, which is sometimes identified as the first modern novel in English। एक मॉडर्न नॉवल इंग्लिश में सबसे पहला किसका है? डैनियल डेफो जो है इसने लिखा था रोबिन्सन क्रूसो। ठीक है, ये इंग्लिश का फर्स्ट नॉवल है। ये कुछ पॉइंट्स जो है मेन वो आप इसको याद रख लें कि इसमें प्रिंटिंग कब आई, जोफ्री चौसर का दौर कब था, और डैनियल डोफे ने सबसे पहले लिखा था फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश नावल। उसके बाद है सैमुअल जॉनसन पब्लिश हिज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश की डिक्शनरी पैदा कर दी थी। कोई भी लैंग्वेज तब तक मुकम्मल डेवलप हो जाती है या फिर स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बन जाती है जब उसकी डिक्शनरी बनती है। सो 1755 में इंग्लिश एक प्रॉपर डिक्शनरी के साथ जो है वो डेवलप हो गई थी। इसकी एक डिक्शनरी बन गई थी। जो डिक्शनरी किसने सबसे पहले बनाई थी? सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, उसके बाद है लेट मॉडर्न पीरियड। लेट मॉडर्न पीरियड ये जो है वो ये 1800 तक है, यानी कि अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी लेट मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन इन जियोग्राफी, in speakers and in the purposes for which it is used।
अब इस पीरियड में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई कि 1805 बैटल ऑफ ट्रैफलैगर्स एंड ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी। उसके बाद है 1806 में ब्रिटिश ऑक्युपाइड केप कॉलोनी इन साउथ अफ्रीका। अब ये बरतानिया है, यही इंग्लैंड पीपल मुकम्मल उस पर काबिज थे। अब किस तरह से वो जो है बाकी एरियाज को ऑक्युपाई कर रहे थे। ऐसा चाहते थे कि जिस तरह से अब अमेरिका अभी भी ऐसा चाहता है कि वो सारी की सारी दुनिया को ऑक्युपाई करे। इंग्लिश भी इसी तरह, इंग्लिश पीपल भी तब इसी तरह थे। मतलब ये जो एक अंदर का लालच होता है कि हम इस एरिया को भी ऑक्युपाई कर लें, इसको भी। सो ये जो 1800 तक की एज है, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा जो एरियाज है उनको ऑक्युपाई किया और वहां इंग्लिश को राइज किया था एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। बस ये डिफरेंट एजेस बताई गई हैं। मैं आपको एक दफा क्लियर कर दूं कि कौन कौन से पीरियड रहे हैं इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश पीरियड है, ये 1100 से 1500 तक है। 1000 में जो है वो इंग्लिश पीपल जो है मतलब एज ए इंग्लिश जो है बोलना स्टार्ट हुए थे। 1500 तक की यहाँ तक जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ तक बताई गई हैं। और इस एज में आए थे जियोफ्री चौसर ने जो लिखी थी अपनी पोएम्स, वो इंग्लिश जो सोसाइटी है उसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, और वो क्रिटिसिज्म जो है वो काफी ज्यादा मकबूल हुई थी और उसकी ट्रांसलेशन काफी ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो डेवलप हुई है। ये कौन से दौर की बात है? मिडिल इंग्लिश पीरियड 1100 टू 1500 में। इसमें मेन पॉइंट यही है कि किंग हेनरी III ने जो एक प्रोक्लेमेशन दी थी इंग्लिश में, और उसके बाद जियोफ्री चौसर आए थे और उन्होंने इंग्लिश में जो है पोएम्स वगैरह लिखी थी। उसके बाद विलियम कैक्सटन ने इसी दौर में जो है प्रिंटिंग जो है वो इशू करवाई थी इंग्लैंड में प्रिंटिंग सिस्टम शुरू हो गया था। उसके बाद फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ 1500 टू 1800 यानी कि अभी के थोड़ा सा जो अभी एज चल रही है इंग्लिश की, इससे थोड़ी पहले की बात है। और सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी में हुई, क्योंकि इंग्लिश में शेक्सपियर जैसे, डेनियल डेफो जैसे और ग्रेशे ग्रीनी इन जैसे राइटर्स आए, जब पोइट्स आए, तो उनका जो लिखा हुआ मटेरियल था, उनकी जो बुक्स थी, वो बाकी सोसाइटीज में कह रही हूँ, बाकी कम्युनिटीज वगैरह में जो काफी मकबूल हुई और उनकी ट्रांसलेशंस हुई। जब ये ट्रांसलेशंस हुई तब जो है इंग्लिश जो है ज्यादा डेवलप हुई। ठीक है, इनमें से भी कुछ नाम आप याद रख लें कि एलिजाबेथ I जो है वो कब क्वीन ऑफ इंग्लैंड बनी। कुछ डेट्स आप जब किसी भी क्वेश्चन में कुछ डेट्स को मेंशन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है यहाँ 1590 से 1611 में। इन 11 तक उन्होंने काफी ज्यादा प्लेस लिखे थे, 39 प्लेस इन्होंने लिखे थे, सारे के सारे इंग्लिश में थे। और बहुत ज्यादा जो डेवलप हुई थी शेक्सपियर की वजह से इंग्लिश। और इसमें कौन सा मेन पॉइंट है? डेनियल डेफो ने जो है वो लिखा था फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश नॉवल जो है रॉबिन्सन क्रूसो। अभी भी इंग्लिश का ये फर्स्ट नॉवल ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियड, यानी 1800 से लेकर अब तक जो है उस टाइम को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड, लेट मॉडर्न पीरियड। इसमें अमेरिकन सिविल वॉर हुई और इस तरह से दो चार जो इवेंट्स हैं उनको आप अपने जहन में रख लें। वर्ल्ड वॉर 1 का तो आपको पता है, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी इंग्लिश में। वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी एज में हुई 1939 में। सो उसके बाद ये करंट बात है, ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द इंटरनेट वाज क्रिएटेड, द फर्स्ट वेब ब्राउजर फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब वाज रिलीज। ये सब कौन डेवलपमेंट्स किस एज में हुई हैं? लेट मॉडर्न एज में। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? डेट्स को याद करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको मजीद पढ़ना पड़ेगा ना, एक दफा से याद नहीं होगी। और हर एज में 5-6 डेट्स आप बस याद रख लें। अब उन्होंने हमें एक टॉपिक दिए हैं जिसे मतलब मजीद इसको डिटेल देने के लिए, अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक्स चेंज अकर्ड इन इंग्लिश over the times. The extent to which the English language has changed in the past thousands years can be seen by looking at a few passages of English from different periods. In order to understand how change has taken place over time,
it is convenient to see the same material handled by different writers and different points in history. अब हिस्ट्री को समझने के लिए वो क्या कह रहा है कि उसी लैंग्वेज के जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनको पढ़ना या फिर उसी लैंग्वेज की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगी. सो इन दिस सेशन अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम द बाइबल इज टेकन एज अ सैंपल टेक्स्ट. It is then examined as how it has been translated into English at different times. ऐसा जब इंग्लिश डेवलप होना शुरू हुई थी तो ऐसा था कि इंग्लिश पीपल ने जो फ्रेंच बुक्स थी या फिर जो बाकी लैंग्वेजेस में बुक्स थी उनकी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दी थी और बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन इस एज में हुई थी. सो इस एज में जो है बाइबल की ट्रांसलेशन भी हुई थी. बाइबल की ट्रांसलेशन हर एज में होती रही और हर एज में जो ट्रांसलेशन हुई वो डिफरेंट थी. ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज के लिहाज से इसमें इसकी ट्रांसलेशन होती रही थी. Other texts of English language, a lot of linguistic change has occurred in English horizontally over space. This means that English language has varieties that differ from each other as we examine them being used at different places. To exhibit this point, various texts are used in this session. Text 1 is a go-by poem from Arizona region. Gale 1 Chandler wrote it in 1917. And it became the immediate favorite. It recited and put to music by others. Its distinctive features are discussed in this session. अब वहाँ एक सेशन है जो सेशन 1 में उन्होंने बताया कि बाइबल की ट्रांसलेशन हुई थी और यहाँ पे जो है गेल 1 ने लिखी थी एक पोएम जो काफी ज्यादा मकबूल हुई थी और उसकी ट्रांसलेशन जो है वो की गई थी जिसने इंग्लिश को मजीद डेवलप किया. सो यही था बस आज का लेसन. सिर्फ हिस्ट्री बताई गई कि इंग्लिश जो है वो किस तरह से डेवलप होती गई, किस किस एज में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी. 100% तो आपको क्लियर नहीं होगा, वैसे आई थिंक क्लियर है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है.